so feel free to call me that. I don't mind. मैं इस लड़की पे बार बार बात तो नहीं करना चाहता, मगर इसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे इस पर बात करने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसने बैक टू बैक ऐसे काम करे हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हद से ज्यादा चीजें आगे बढ़ गई हैं। पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला पॉइंट कि इसने ये कहा, Randy, I'm a proud Randy, so feel free to call me that. I don't mind. Randy supremacy. सबसे पहली बात आप होंगी ये अपने साथ साथ सबको मत जोड़ो, क्योंकि ये आपके लिए एप्रिसिएशन होगा जिससे आप प्राउड फील करती हो, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप इसका असलियत में मतलब जानती तो ऐसे फालतू ट्वीट्स नहीं करती। इसका मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, और इस चीज पे अगर आप प्राउडली फील कर रही हो ना, एक बार उनकी जिंदगी देख लो रेड लाइट एरियाज पे जाके। उनकी जिंदगी नरक के समान है। जिस चीज को आप एप्रिसिएशन समझ रही हो ना, वो कितना बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गढ़ है आपको पता है। मैक्सिमम रेड लाइट एरियाज में माइनर लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू आई होंगी, और उनका आप इतना इजीली मजाक बना रही हो, उनके दर्द का मजाक बना रही हो। और जब इस सब चीज के लिए आपको बैकलैश मिलने लगे, लोग इसका मजाक बनाने लगे, तब ये क्या कहती है, देखो, आई हैवंट नॉर्मलाइज्ड आर, it is already normalized to call women that. Little girls are called R by their parents when they don't listen. ये कह रही हैं कि मैंने R वर्ड को नॉर्मलाइज नहीं किया, ये वर्ड पहले से ही नॉर्मलाइज है। छोटी बच्चियों को उनके पेरेंट्स भी R वर्ड बोलते हैं जब वो नहीं सुनती उनकी बात। ये किस घर में हो रहा है कि छोटी बच्चियों के माँ बाप उनको ही उनके घर में R वर्ड बोल के बुला रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा। ये क्या बात हुई और ये कैसा प्रोपेगेंडा है? कोई भी माँ बाप जो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, वो अपनी बच्ची को कभी भी किसी भी केस में ये कहकर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये वर्ड एक ऐसी इंसल्ट है जो कि खुद प्रोस्टिट्यूट्स भी नहीं सुनना चाहती। और जो आपने लास्ट में आर सुप्रीमेसी कहा है ना, वो आपकी रियल में मेंटालिटी कैसी है ये दिखाता है। मुझे तो इसके हस्बैंड पे तरस आता है। भाई तू कैसे झेलता है इसको? ऐसी सड़ी हुई मेंटालिटी वाली लड़की को कैसे झेल रहा है? किसी ने तुझसे गन पॉइंट पे शादी तो नहीं करवाई ना? खैर, अब आते हैं इसके दूसरे कांड पे। श्वेताब गांगवार, जिनको कुछ दिन पहले इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की धमकी दी जस्ट बिकॉज वो उसके वोक स्यूडो फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहा था लॉजिकली। पर लॉजिक और फेमिनिज्म तो एक साथ में रह ही नहीं सकता। तो बस लग गई मिर्ची मैडम को और उन्होंने दी श्वेताब को कॉपीराइट स्ट्राइक। और अब अगर अपील रिजेक्ट हुई तो श्वेताब के सारे चैनल्स डिलीट हो जाएंगे। हाँ जी, सारे, जिसपे वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, वो सारे भी। इमेजिन कॉलिंग योरसेल्फ अ फेमिनिस्ट और फिर तुम खुद ही दूसरों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचल दो। फेमिनिज्म मूवमेंट शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि औरतों की कोई आवाज ही नहीं थी, उनकी कोई सुनता नहीं था, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। ऐसे मूवमेंट के आड़ में ऑकवर्ड गोड जैसी साइको फेमिनिस्ट अपने पावर का मिसयूज करके ना सिर्फ दूसरों की आवाज दबा रही हैं, बल्कि पूरे फेमिनिज्म के मूवमेंट का मजाक बना रही हैं। दरअसल ऑकवर्ड गोड एक फेमिनिस्ट है ही नहीं, ये एक मिसैंड्रिस्ट है, एक ऐसी लड़की जिससे मर्दों से नफरत हो। जबकि आयरनी ये है कि इसका खुद का कंटेंट चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टा, हर जगह दूसरों के कंटेंट पे ओपिनियन दे के ही चलता है। तब जब दूसरे ने ओपिनियन दे दिया तब मिंट मैडम की जल गई। फिर तो एजे भैरव को भी इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारनी चाहिए, जिसकी वीडियो पे इसने रिएक्ट किया था और एजे भैरव को पोटेंशियल दुष्कर्मी बता दिया था, जबकि श्वेताब तो कभी बिलो द बेल्ट गया भी नहीं। अब करते हैं इसकी फेमिनिज्म वाली इमेज को एक्सपोज। ध्यान से देखना ये पार्ट, क्योंकि जो भी ऑकवर्ड गोड की बच्चियां इस वीडियो को देख रही हैं, वो ऑकवर्ड गोड के बारे में जो भी सोचती होंगी, वो पूरी की पूरी इमेज अब बदलने वाली है। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे इसके लिए फेमिनिज्म बस एक टूल है जिससे ये पैसे कमाती है। ये हैं इसके पहले के YouTube वीडियोस के व्यूज और ये हैं इसके अब के YouTube वीडियोस के व्यूज। क्या फर्क दिखा मैं बताता हूँ। पहला फर्क टॉपिक। पहले इसके टॉपिक देखो साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स होते थे, मगर जब इन्होंने देखा कि उन वीडियोस पे तो कुत्ता भी नहीं मूत रहा, तब मैडम ने पूरा कंटेंट ही घुमा दिया और मैन हेटिंग पर आ गई। दूसरा फर्क व्यूज। पहले के व्यूज और अब के व्यूज में 10x का फर्क है, क्योंकि अब ये ऐसी कल्ट ऑडियंसेस को इकट्ठा कर रही है जो सारी की सारी मैन हेटर है, और ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैडम को अच्छे से समझ में आ गया है कि इनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, तो बस उनके दिल को तसल्ली दिलाने वाला कंटेंट बनाओ और पैसे कमाओ। सेम केस इंस्टा के साथ भी। जैसे जैसे एंटी मैन होते गई, इसके फॉलोवर्स बढ़ते गए, और आज की डेट में ऑकवर्ड गोड इज द मेन फेस ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया। मतलब इतनी डम और इतनी स्टूपिड लड़की फेमिनिज्म का फेस बन के बैठी है, और इसको कई बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स फॉलो भी कर रही हैं। मगर इन सब मैन हेटिंग के पीछे छिपे हैं दो बिजनेसेस जिनको ऑकवर्ड गोड चला रही है। वो है द फ्रेंडली काउच और दिस इज काइंडा लिट। एक साइकोलॉजी रिलेटेड बिजनेस है जिसमें थेरेपिस्ट होंगी, ऑनलाइन सेशंस होंगे जिसके बदले ये अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करेगी, और दूसरा है ज्वेलरी ब्रांड। इन दोनों की मोस्टली कंज्यूमर लड़कियां ही होती हैं, और ऑकवर्ड गोड की टारगेटेड ऑडियंस कौन है? लड़कियां। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बनाती तो लड़के भी इसको फॉलो करते, जो इसके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थे। तो इस लड़की का हमेशा से क्लियर रहा है कि बस एक ऐसा टॉपिक उठाओ जिससे कि कल्ट ऑडियंस बिल्ड हो, जिससे फैन फॉलोइंग बने, फिर अपना बिजनेस लॉन्च करो। अब जाहिर सी बात है एक लड़की दूसरी लड़की को सपोर्ट तो करेगी ही,
तो बस हो गए ना पैसे ही पैसे। अब चाहे इसके लिए किसी भी हद तक गिरना पड़े। वैसे भी इन्हें तो आर वर्ड भी अप्रिसिएशन ही लगता है, तो इनकी मेंटालिटी देख ही सकते हो आप। और ऊपर से ब्रांड कोलैबोरेशंस को तो काउंट ही नहीं किया मैंने। फॉलोवर्स के साथ साथ ब्रांड्स भी तो आएंगे, और इतने बड़े फॉलोवरशिप के साथ ब्रांड डील्स के साथ अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये है इनका फेमिनिज्म। होपफुली आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो विद हर फैन गर्ल्स, ताकि उन्हें भी ये समझ में आए कि उनको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके उनसे एक तरह से बिजनेस निकाला जा रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।